जी सर, जी सर। हाँ, आज हम लोग बात करेंगे 20 पॉइंट्स प्रोग्राम का। प्रोग्राम तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। पढ़ लीजिए, आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों को बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। ये जो 20 सूत्री प्रोग्राम भी कभी कभी इसको कहते हैं, सुना होगा कि बहुत सारे आपके यहाँ उस पर MLA या MLC को इसका वो होता है, इंचार्ज भी होता है। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें फोकस किया जाता है कि टारगेट ये रख के कि जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन है या अनएम्प्लॉयमेंट है या एजुकेशन का मसला है गरीबों में, रूरल और अर्बन स्लम्स वाले एरिया में, हाउसिंग का मसला है या हेल्थ या एग्रीकल्चर का मसला है या उनको एम्पावर करना है, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने हैं, इरिगेशन मतलब जो पानी वानी का इंतजाम हो खेत में पटाने के लिए सही से, वाटर सप्लाई, सेफ वाटर सप्लाई का मामला हो, उनको प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट हो, प्रिविलेज लोगों को जो गरीब हो, दबे कुचले समाज के निचले हिस्से पे हो, उनके लिए ये प्रोग्राम फोकस करता है स्पेसिफिकली ये प्रोग्राम। और ऐसे तो इसमें टोटल 68 आपके पॉइंट्स हैं, जिसमें से 25 जो है ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको मंथली बेसिस पे सरकार इसको रिव्यू करती है, इस प्रोग्राम के 25 पॉइंट्स को, कि इसमें हम कहाँ तक पहुंचे और क्या अचीवमेंट्स इसमें आया है, क्या हमारा प्रोग्रेस रेट है, कितना हमारे प्रोग्राम की एफिकेसी है, इसके लेवल पर देखा जाता है। लेकिन बाकी जो 25 को तो मंथली देखा जाता है, बाकी जो बचे 25 के अलावा उसको सरकार इवेल्युएट करते हैं एनुअली कि इस प्रोग्राम्स पे हमारी क्या अचीवमेंट्स है और हम क्या कर पाए हैं। और इस प्रोग्राम में स्टेट की भी अपनी एक डिवीजन होती है। अगर इस प्रोग्राम को 20 प्रोग्राम को आप देखेंगे तो द 5 ईयर प्लान जो पढ़ा था आपने पिछली बार, उसके अलावा एडिशन में ये प्रोग्राम 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनिशिएट किया। 20 पॉइंट, 20 इसलिए नाम पड़ा कि उस वक्त जब लॉन्च किया गया था तो 20 पॉइंट्स जो है उस पर फोकस किया गया। इस 20 पॉइंट्स पे हम काम करेंगे स्पेसिफिकली, और उसके लिए अलग से एक इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उस 20 पॉइंट्स को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। ये नेशनल एजेंडा के तौर पे इसको प्रमोट किया गया, जिसकी वजह से ये मतलब मन में रखा गया कि इसकी वजह से हम सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम मॉनिटर अच्छे से कर पाएंगे, या उसमें जो हम सपोर्ट कर पाएंगे कि इस तरह से हम जो सरकार की जो पॉलिसीज ऑलरेडी जो जा रही है उसमें एक स्पेसिफिक फोकस के साथ हम रूरल या डिप्राइव्ड एरिया या अर्बन स्लम्स, जो शहरों में जो गरीब लोग जो रहते हैं खोलियों में, इस तरह के लोगों को टारगेट करके हम इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस उनको दे सकते हैं। 1986 में 20 अगस्त 1986 और 2006 में इसको रीस्ट्रक्चर्ड किया गया, यानी कुछ चीज़ें इसमें जोड़ी गई। इसके जो आपके प्रोग्राम के मॉड्यूल्स थे उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई। अभी अगर आप समराइज तौर पे देखेंगे तो 66 ऐसे पॉइंट्स हैं इस पे डिस्कस किया जाता है इसमें। लेकिन चूंकि बेसिक ये 20 पॉइंट्स प्रोग्राम करके लॉन्च हुआ तो वो अभी वही नेमिंग है इसका। उस रीस्ट्रक्चर्स में देखा गया कि जो है वो ये है कि भारत के ग्रामीण इलाकों से, अर्बन स्लम से, यानी कंप्लीट लोगों के बीच से जितना हो सके हम पॉवर्टी को एरेडिकेट करें, यानी गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं उनको रेज करके लाइफ स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल जस्टिस के थ्रू उसको हम उसके ऊपर लाएं और ओवरऑल जो है हम उसको एरेडिकेट कर दें पॉवर्टी को। ठीक है। दूसरा था रेजिंग प्रोडक्टिविटी। आप देखेंगे अब गांव में, घर में आप अगर असेस कीजिएगा तो एक बंदा कमा रहा है, सरकारी जॉब है या कोई जॉब है, बाकी 5-6 लोग उस पर खा रहे हैं। उसमें बच्चे आते हैं, बड़े बच्चे आते हैं, कोई भाई का उसकी फैमिली आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि एक तो इल हेल्थ पैदा होता है, एक आदमी लगातार कर रहा है, इससे सामाजिक ताना बाना, लड़ाई झगड़े और एक फैब्रिकेशन जो स्ट्रक्चर है ना वो हो जाता है। तो सरकार की नीति है इसमें कि एवरी इंडिविजुअल जो एडल्ट है उसको हम इस तरह से इक्विप्ड करें कि वो प्रोडक्टिव बने, वर्किंग फैसिलिटीज बने। अगर आप देखेंगे एशिया के दूसरे देशों को, जैसे चाइना आप देख सकते हैं या फिर कोरिया देख लीजिए, जापान देख लीजिए, तो यहाँ पे अर्निंग का सिस्टम मैट्रिक के बाद ही स्टार्ट कर देते हैं। इवन कि हम अमेरिका जाएंगे ना तो आपके उनके फोर्सेज में बहुत पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे आपको। अमेरिका को लेकर डर लगता होगा कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मैट्रिक से ज्यादा बहुत कम, भारत के कंपेरिजन में भी कम उनके मैट्रिक से ज्यादा लोग आगे पढ़ते हैं। उनके बाद वो कमाना स्टार्ट कर देते हैं। तो दुनिया की इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए ये सिस्टम भी बहुत अच्छा है कि आप प्रोडक्टिव बनाए पॉपुलेशन को, बोझ ना बने उस आपके ऊपर, कुछ ना कुछ काम करें, कुछ करें। आप दिल्ली में इवन चले जाएं, आप यहाँ बीयूएमएस कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, दिल्ली में बीयूएमएस करने वाला बच्चा साइड से इवनिंग कोर्स कर रहा है, कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लिया या फिर दूसरे कोर्स कर लिए, कहीं ट्यूशन ले रहा है, कहीं इक्विपमेंट्स, अपने आप को स्किल करने के बहुत सारे कोर्सेज सीख रहे हैं।
तो सरकार जो है स्किलिंग प्रोग्राम जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू भी अब ला रही है। अब तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आ गए, या स्किल इंडिया भी प्रोग्राम आ गया। इसके थ्रू ये टारगेट होता है कि लोगों को ज्यादा स्किल्ड बनाए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, वो काम करे, अर्निंग कहीं से आए, समाज के लिए बोझ ना बढ़े, घर के लिए बोझ ना बने। एंड थर्ड चीज थी रिड्यूसिंग इन इक्वालिटीज। इंडिया में जो आपके देखेंगे कि जो सामाजिक ताना बाना है, जो धार्मिक ताना बाना है, इसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इतना धार्मिक चीजों को या फिर कास्ट सिस्टम जो है ना इतना खतरनाक कहीं भी नहीं है। चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो हिंदूज हों, या फिर थोड़ा बहुत ईसाई में भी है, और हिंदू मुस्लिम में ज्यादा है इन चीजों को लेकर। आप देखेंगे तो यहाँ कास्टिज्म इतना खतरनाक है और रिलीजियस भेदभाव इतना ज्यादा है कि हम जो चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो सरकार की तरफ से नीतियां आती हैं या नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो फैसिलिटीज आ रही है, वो सही से लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत सरकार चाहती थी कि ये इसमें जो इनक्वलिटीज है, यानी जो गैर बराबरी है, उस चीज को हम कम करें, बराबरी का दर्जा दें, संविधान में जो अधिकार है उसके तहत सबको बराबर की चीजें मिले। और ये बहुत ज्यादा है। इसको करने में आप देख सकते हैं अपने यहाँ आसपास की जो धर्म या फिर जाति के लोग पावर में होते हैं, ज्यादातर अपने लिए लोगों को खुल्लम खुल्ला लोग समीकरण बनाते हैं इस तरह की, फला जात को लेकर वोटिंग सिस्टम, उन्हीं को के लिए सारा काम करते हैं, या अपने इलाके के लिए ज्यादा चीजें। पता चला कि जिस एरिया से मुख्यमंत्री बन गए, वो बन गए, बड़े मंत्री बन गए, उस एरिया को ज्यादा आप बजट दे रहे हैं, उस एरिया को ज्यादा प्रोग्राम उधर ही भरे जा रहे हैं। तो इस सारी तरह की जो इनइक्वालिटी समाज में पाई जा रही है ग्रास रूट पे लोगों में, इनको कम करना भी एक ऑब्जेक्टिव था इसका। ठीक है। दूसरा, रिमूविंग सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। सामाजिक तौर पे भी कि गरीब लोग हैं उनको सारी फैसिलिटीज नहीं जानी चाहिए। पता चला कि जो मोहल्ला गरीब है वहाँ की रोडवेज पतली हो गई, वहाँ लाइट सही से नहीं पहुंच पा रहा है। जो वेल टू डू लोग हैं, स्टार वाले लोग हैं, बड़े पैसे वाले जो कॉलोनीज हैं, वहाँ लगातार लाइट जा रही है, रोड अच्छे हैं, सारी फैसिलिटीज वहाँ जा रही है। या इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी है कि उनको रोजगार या इस तरह की चीजें मुहैया कम कराना गरीब लोगों को, या फिर उनका शोषण करना। तो बहुत सारे सामाजिक और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है। जैसे आप बंधुआ मजदूर तक काम करवाना, ठेके पे लोगों को काम करवाना, सेम क्वालिटी के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत दिनों झिलाना, फिर उनको निकाल देना, इस तरह की समस्याएं भारत में चल रही है शुरू से। इन चीजों को भी रिमूव करना, हटाने का ऑब्जेक्टिव रहा है इसका। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हर चीज जो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उसमें सबका जो फोकस है वो यही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाए, सही से शिक्षा मिले, सही से सेहत की सुविधाएं, मतलब जो हेल्थ सरकार की बेनिफिट्स हैं उसको टाइम से मिले, उसको पानी सही से मिल जाए, उसको खाने की गारंटी हो। आगे देखिएगा जो 20 पॉइंट्स आएंगे सब उसमें कवर होगा, आप देख लीजिएगा। तो ये एक आपका जो 5 ऑब्जेक्टिव्स रखा गया सरकार की तरफ से, उस ऑब्जेक्टिव के तहत ये 20 जो आपके पॉइंट्स प्रोग्राम है, 20 पॉइंट प्रोग्राम है, उसमें यही 5 ऑब्जेक्टिव रीस्ट्रक्चर्ड की गई इसको 2006 में। तो 2006 में ये डिसाइड किया गया, ऑब्जेक्टिव जो है ये पूरा डिफाइन किया गया कि ये 6 ऑब्जेक्टिव से जिसपे 5 ऑब्जेक्टिव से जिसपे हम काम करेंगे। अब हम लेंगे कि ये है क्या, ये 20 पॉइंट्स प्रोग्राम जो है इसमें क्या क्या है, इसके 20 पॉइंट्स क्या क्या है। इस पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो पॉवर्टी इरेडिकेशन। मतलब समाज से, देश से, राज्य से, उस इलाके से, रूरल एरिया से, अर्बन स्लम से, शहरों से, शहरों में बहुत पॉवर्टी है लोगों को। ठीक है। इन चीजों को ओवरऑल गरीबी कम करना है, उसके लिए बहुत प्रोग्राम है। लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोग्राम ये होता है कि उनको एजुकेट कर दें, उनको हेल्थ सर्विसेज अच्छी दे दें, उनके एरियाज में फैक्ट्रीज डाल दें, कारखाने खुलें या उनको जॉब दे दें। ये लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म होता है कि कुछ मॉनेटरी गेन, यानी पैसे दे करके उनकी बैंक में उनके कुछ बीमा खुलवा दें, कुछ पैसे दे दें, उनकी गारंटीज जो सरकार आती है वो प्रोवाइड करके। अभी जैसे देखिएगा पिछले इलेक्शन में बहुत जगह हुआ कि किसानों का ऋण माफ कर देंगे, बहुत जगह आया कि पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, कैश ट्रांसफर स्कीम्स आ गई। तो ये शॉर्ट टर्म स्कीम्स होती हैं। शमशाद आलम, आप अपना बैकग्राउंड जो है सही करने, आवाज आ रही है, म्यूट कर लें। तो ओवरऑल पॉवर्टी इरेडिकेशन था। दूसरा पॉइंट था पावर टू पीपल। पावर टू पीपल का मतलब होता है कि हर क्षेत्र में समाज, चूंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, तो वो जो वोटर है उस वोटर को ये पावर होना चाहिए कि वो डिसाइड करे कि उसका फेट क्या होगा। इसमें पावर का मतलब सिर्फ आप ना समझे कि पॉलिटिकल पावर, उनको एजुकेट होने का, हेल्थ की सुविधाएं, ये सारी चीजें गांव गांव, घर घर और एक एक ग्रास रूट तक पहुंचे। जब से पंचायती राज हुआ है आप देख रहे होंगे कि कितना ज्यादा लोग एम्पावर हुए हैं। एक बहुत एम्पावरिंग, पावर का मतलब एम्पावरिंग, उसको
बताना है कि आपकी शक्ति क्या है, कैसे उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोई नेता काम नहीं करता, अगली बार वोट नहीं देंगे। छोटे लेवल पे आपको समझिए कि समिति और ये जो वार्ड सदस्य यहाँ से लेके ऊपर लेवल तक एम्पावर कर रहे हैं पीपल को, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरह से। एक मनमोहन सरकार ने एक प्रोग्राम लाया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इस एक्ट ने उसी सरकार को गिरा दिया। मतलब इतना एम्पावरिंग प्लान था, पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा हुई कि आप किसी भी जानकारी को, देखिए दुनिया में सबसे कीमती चीज आज के डेट में भी वो है जानकारी, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू आप अपने आप को एजुकली एम्पावर करते हैं। इंफॉर्मेशन के थ्रू आप मिलिट्री पावर में एक्सेस करके ऊपर जाते हैं। इंफॉर्मेशन के थ्रू आपका पॉलिटिकल गेन, आपकी हर चीज होती है। उस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ने लोगों को पावर दिया कि सरकार में चल रही सारी योजनाएं के बारे में। अपने को म्यूट कर लीजिए जिनको भी आवाज आ रही है, ठीक है। शमशाद, सफिया तो है ही, और कोई भी जो आपको लग रहा है कि आप अनम्यूटेड हैं, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, साउंड आ रहा है पीछे से। तो डिफरेंट योजनाओं के तहत सरकार एम्पावर करती है पीपल को। उसमें आरटीई मतलब कि राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सबसे बड़ा एक्ट था, और वो इतना खतरनाक हुआ कि जो एग्जिस्टिंग सरकार थी उसी की बिना पे सरकार चली गई। उससे इंफॉर्मेशन ले लेके लोगों ने फिर बताया कि बहुत सारे जो है ना वो घोटाले हुए, और फिर वो मीडिया में उछला और लोगों ने फिर उसके खिलाफ एंगर किया और वो सरकार गिर गई। तो उसको यही एक तरीका होता है कि अपने आप को किस तरह से आप एम्पावर कर सकते हैं। सरकार बहुत सारी योजनाएं, चाहे कैश स्कीम हो, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, या फिर उनको एजुकेशन, ह्यूमन इंडेक्स में उनको पावर देना, सोशल जस्टिस, पुलिस सिस्टम अच्छा, जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छा हो, ठीक है, एग्रीकल्चर में उनको सपोर्ट कर दें, फाइनेंशियल सपोर्ट, हर तरह से उनको पावर देना, एम्पावर करना है। सपोर्ट ऑफ फार्मर्स, आपके भारत में 70% से ज्यादा लोग, क्योंकि हमारे यहाँ फार्मर्स का जो खेती के लिए जो रूट है वो बहुत ज्यादा है, जो आपको खेती के लिए जो लैंड है ना बहुत ज्यादा है, उसलिए आपको देखिएगा कि ज्यादातर लोग फार्मर्स डिपेंड है खेती पे। उनको सपोर्ट बहुत जरूरी है। अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है जो खेती से आता है। अगर सही से हम उनको सपोर्ट करें तो पूरे विश्व को हम लोग अन्न प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हम उसके लिए एक बेहतरीन ग्रेड, बहुत दिनों से हम लोगों ने ऐसे भी जो गल्फ कंट्रीज है, इराक है, इन सब चीज़ों को हम बहुत दिनों से हम इसको प्रोवाइड करते रहे हैं खाना, या जो कहते हैं कि ग्रेन्स हम अवेलेबल करवाते रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का और बड़े लेवल पे हमको। तो उनको सपोर्ट करना जरूरी है। फार्मर्स नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, किसी और वजह से वो कभी कभी उनकी कमर टूट जाती है, काम नहीं कर पाते हैं, तो उनको सरकार की तरफ से सब्सिडीज और इस तरह का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ये इस पॉइंट्स में कि लेबर वेलफेयर की जो आपको काम करने वाले मजदूर हैं उनके साथ जस्टिस हो, उनको सही, जैसे मिनिमम वेज सरकार ने तय किया है कि कम से कम इतना इनको डेली मिलना चाहिए, कम से कम 18,000 समथिंग आपको जो मंथली मिलना चाहिए, तो उससे कम आप नहीं दे सकते हैं। उनसे ज्यादा काम 8 घंटे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, या फिर अगर किसी कंडीशन में लेते हैं तो उसको पैसा ज्यादा आप पे कीजिए। ऐसी कंडीशन में उनको नहीं काम लीजिए कि जहाँ पे उनके हेल्थ हजार्ड ज्यादा हो, काम करते करते धूप में लू लग जाए, फैक्ट्रीज में कट जाए, या उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो इन सारी चीजों को अगर है तो आप उसके साथ बीमा दीजिए, उनको सुरक्षा दीजिए, हर तरह से फाइनेंशियल एंड फिजिकल प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें, या फिर कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे उनको एक्सपोजर के चांसेस ज्यादा है इल हेल्थ के, या जैसे हमने आपको न्यूमोकोनिसिस पढ़ाया था, ऐसी जगहों पे आपको क्या करना है, उनको या पर्सनल प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें उनको देना है ताकि उनके जो अधिकार हैं वो बने रहें। फूड सिक्योरिटी, खाने का अधिकार जो है, इसमें जो है कि कोई भूखा ना रहे, ये सरकार बहुत दिनों से इस पर काम कर रही है। एग्रीकल्चर लैंड और अन्न बहुत इजीली ग्रेन्स अवेलेबल होने के बाद भी हम लोग इसको एश्योर नहीं कर पाए भारत में, जबकि बहुत सारा खाना, बहुत सारे जो आपके अन्न हैं या फिर रखे हुए फूड के जो गोदाम है वहाँ खराब हो जा रहा है, लेकिन सही से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है, और हो सकता है कि आगे दशक में हम इस पर ओवरकम करें और इस मसले को सॉल्व कर लें। हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग सबको होना चाहिए, यानी कि घर रहित, यानी लैंड आदमी को घर होना ही चाहिए। इसके तहत आपने देखा था कि इंदिरा आवास योजना या फिर दूसरे जो ग्रामीण योजना आए थे जिसके तहत घर देना, या अर्बन स्लम्स में हाउसिंग देना, घर बना बना के दिल्ली सरकार इस मामले में बड़ा अच्छा काम कर रही थी, किया भी उसने। तो सबको एश्योर करना है कि उनको अपना घर होना चाहिए। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वाटर सप्लाई सही से हो, साफ हो, ये बहुत जरूरी है। एक 7 निश्चय योजना जो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट में आया, उसमें एक वाटर जो है हर जगह सप्लाई करना पाइप के थ्रू, ये उनका टारगेट था, और वो क्लेम भी करते हैं कि हमने जगह पहुंचा दिया है। खैर पहले से भी वाटर को लेकर कई योजनाएं हमने डिस्कस की आपसे कि चल रही होती है, उनके थ्रू ग्रामीण एरिया में
अर्बन स्लम्स में हर जगह साफ वाटर सप्लाई करना, हेल्थ फॉर ऑल, ये श्योर करना है कि जो भी जनता है उसको सबको हेल्थ मिले। हेल्थ जो सब्जेक्ट हो आपको उसका नेशन में ये मतलब कहते हैं कि राज्य का विषय हो हेल्थ की, सबको इनइक्वलिटी के साथ हेल्थ मिलना चाहिए, हर एक जो नागरिक है उसको हेल्थ मिलना चाहिए। ये एक इस टारगेट था इसमें। 8वां पॉइंट। 9वां था एजुकेशन फॉर ऑल, सबको एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तक सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। उसके थ्रू इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन को मिला के एक मिड डे मील प्रोग्राम लाया गया जिसमें देखा था कि कम से कम खाना की एश्योरिटी अगर हो जाए तो वो लोग जो सिर्फ खाने यानी अर्न करने के लिए बचपन से ही लगा देते हैं अपने बच्चों को काम में, रोजगार में लगा देते हैं या खेतों में काम करने के लिए देते हैं या फैक्ट्रीज में लगाते हैं, उनको कम से कम इतना एश्योर हो जाएगा कि आपको खाना मिल ही रहा है तो बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दीजिए। वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज एंड ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, ये जो डिप्राइव्ड लोग हैं, संविधान ने जिसको कहा है कि इनकी हालत फाइनेंशियल अच्छी नहीं है, इनके काम करने की वजह से या किसी और वजह से या सामाजिक वजह ताने बाने की वजह से इनको जो है ना वो इग्नोर किया जाता है, इन लोग के लिए स्पेशल वेलफेयर बने और इनके सोशल जस्टिस, इनके लिए जो फाइनेंशियल डिस्पैरिटीज है या फिर इनके लिए जितनी भी तरह की भेदभाव हो रहा है उनको दूर करके इनको बढ़ावा दिया जाए। इनके लिए आप देखिएगा कि बहुत सारे एक्ट आए, हरिजन एक्ट आपने सुना होगा ना, कि आप उनको अगर कोई आपके लिए केस करता है तो बिना किसी पूछताछ के आपको सरकार जो जेल में डाल देंगे। इसकी वजह क्या होती है कि ताकि आप समाज के जो पिछड़े वर्ग है या फिर जो किसी तरह से छूट गए हैं वो डेवलपमेंट में मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकें, उनको हम जो ना सही से उनको मतलब कि इंसाफ दिला सकें और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर सकें। 11वां पॉइंट है वुमेन्स वेलफेयर, यानी कि औरतों के वेलफेयर के लिए। औरतें एक ऐसा टॉपिक है जो हमारा सामाजिक ताना बाना है इसमें इंडिया में, उसमें हम इसको कमतर आंकते हैं, जबकि शहरों में या कुछ जगहों में आप देखें कि औरतें बराबर काम कर रही हैं, खासकर एजुकेशन में, टीचिंग में, मेडिसिन में बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन फिर भी जो हमारा एक बेसिक माइंडसेट है वो इससे उबर नहीं पा रहा है, उनको हम बराबर देखना नहीं चाहते हैं या फिर किसी भी वजह से उसको हम किसी तरह से उसको खासकर शादी में डॉरी के मसले पे इस तरह के केसेस बहुत आ रहे हैं कि उनके साथ जस्टिस नहीं करते हैं। तो वुमेन वेलफेयर भी एक बने जो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसके साथ नाइंसाफी ना हो। चाइल्ड वेलफेयर, बच्चों के साथ बहुत सारे माइनर्स बच्चों के साथ जो है वो और भी बहुत तरह से उनके साथ भेदभाव होता रहा है, पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, रोजगार में काम में लगा दिया जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ों को देखने के लिए ये एक पॉइंट आया। यूथ डेवलपमेंट, भारत कहा जाता है कि ये आपको जवान लोगों का शहर है जिसमें यूथ बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिव टू दूसरे दुनिया के दूसरे देशों के, इसलिए इनके लिए एक सरकार के पास योजना हो, यूथ को कैसे मोटिवेट करें, कैसे एजुकेशन की तरफ, इनोवेशन की तरफ, स्किलिंग की तरफ उनको लाएं और उसका सही इस्तेमाल करें यूथ का। तो उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बना है जिस पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स यूथ के इन्वॉल्वमेंट के लिए आता है। इंप्रूवमेंट ऑफ स्लम्स, स्लम्स वो एरिया कहलाता है शहरों में जो गरीब तबका जहाँ रहते हैं, जहाँ सही से पानी नहीं पहुँच रहा है, एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स बढ़िया नहीं है या रोड्स बढ़िया नहीं है या घर का हाउसिंग बढ़िया नहीं है, वाटर सप्लाई सही नहीं है, उनको इम्प्रूव करने की योजना सरकार इसके तहत लाती। इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, एफॉरेस्टेशन, मतलब आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पॉलिसीज है जिसमें सारे तरह फिजिकल इन्वायरमेंट जो आपके आसपास है, चाहे एयर हो, वाटर हो या फिर लैंड हो, इसको प्रोटेक्ट करें। और इसके एफॉरेस्टेशन मतलब कि आपको जंगल को कटने ना दें, उसका रिप्लेसमेंट हो। दो तरह से हो सकता है, एक तो कटने ना दें, दूसरा है कि नए पेड़ हम लगाएं, एक टारगेट के थ्रू उसमें लगाएं। सोशल सिक्योरिटी, समाज में सबको इस बात की सिक्योरिटी हो जिसमें लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है कि आपको डिप्राइव नहीं किया जाएगा, आपके खिलाफ इनजस्टिस नहीं होगा, समान काम के लिए समान लोगों को सेम धाराएं लगनी चाहिए। गरीब को मार लिया आपने और उसको कोई बचा नहीं पा रहा है। जो गांव में देखा होगा कि जो पंचायती सिस्टम है वो उसने इस चीज को इम्प्रूव किया, लेकिन पहले से जो मठ वाला एरिया था कि लोग बैठ के अपने हिसाब से जो जिसने गलती की है उसको छोड़ देते थे और जो नीची जात का है या गरीब लोग हैं उसको ऑलरेडी पनिश कर देते थे। ये सारी चीज़ों को ओवररूल करने के लिए सरकार ने सोशल सिस्टम को, सोशल सिक्योरिटी एश्योर करने के लिए ये पॉइंट जोड़ा। रूरल रोड्स, गाँव में कच्चे रोड्स बहुत ज़्यादा या रोड्स है भी नहीं, पगडंडी और इस तरह की तो चीज़ें अभी भी आपको मिलेंगी। इसको इम्प्रूव करने के लिए कि पक्का रोड्स हो, कनेक्टिविटी सही हो, शहरों से जुड़ सकें, रोजगार के लिए वो बाहर आ सकें, ठीक है। ये चीज़ें 17 पॉइंट। एनर्जाइजेशन ऑफ रूरल एरियाज, मतलब जो गांव के एरियाज है वहाँ पे सही से बिजली पहुँचे, ठीक है, वहाँ पे जो लेटेस्ट सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से वो उन तक पहुँचे और उसका लाभ वो भी लो जैसे आपको शहरों में लोगों को मिल रहा है। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, जो एरिया बहुत पिछड़ गया, चाहे शहर हो या गांव में हो,
ठीक है, उसको भी आप एश्योर करने के लिए सरकार ने जो है वो इसमें एक पॉइंट जोड़ा गया। आईटी इनेबल्ड ई गवर्नेंस, कि जितने भी सरकारी कामकाज हो वो कामकाज ऑनलाइन हो। उससे क्या होता है कि मैनुअल जो है ना, इंसान के हस्तक्षेप करने का, कि उसमें इंटरवीन करने का, ये गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे पारदर्शिता होती है। आज आप बिहार में जो 15 साल में जो चीजें चेंज हुई है, 10 साल में, आपको देख सकते हैं कि पहले आपको चक्कर काटने पड़ते थे ऑफिसेज के, आपको चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे आपको रेसिडेंशियल बनाना हो, चाहे आपको दूसरी चीजें अगर सर्टिफिकेट इशू करवाना हो, या फिर आप पासपोर्ट में देख लीजिए इंडिया में कितना अच्छी उसमें पारदर्शिता आ गई कि आप ऑनलाइन कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए बस आपको वहां पहुंचना है, और उसका स्टेटस भी लगातार आप देख सकते हैं कि जो हमने अप्लाई किया उसमें बात कहाँ तक पहुंची और वो चीजें किस स्टेज पे है। तो ये सारी चीजें आप आईटी गवर्नेंस की वजह से आप देख सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो सरकार का कामकाज है, जो उसके वर्किंग कल्चर है, उसको थोड़ा सा और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। ये टोटल 20 पॉइंट्स थे। इसमें कुछ चीजें और देख सकते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी में आप देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी जो था उसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, और एक योजना है सरकार की, अंत्योदय अन्न योजना। ये देखिएगा, ये योजना लाई गई है कि सबको फूड सिक्योरिटी, और फिर आप देखिएगा हेल्थ में तो इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम हो, या फिर जो एम्पावरिंग करते हैं आप गांव के लोगों को, स्लम्स को, उसमें ये योजना आती है। वो एक है, क्या कहते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना है। उसके साथ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लोगों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस तरह के लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी में तो आपको बता दिया कि अंततः अन्न योजना था। रूरल हाउसिंग, इंदिरा आवास योजना आपने देखा होगा। उसके बाद हाउसिंग, अर्बन एरियाज में हाउसिंग प्लान है सरकार का। वाटर सप्लाई में है, इम्यूनाइजेशन हेल्थ के लिए प्रोग्राम है, सैनिटेशन प्रोग्राम रूरल एरियाज में चल रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए कहा गया कि जो गांव की औरतें उसका हेल्थ अच्छा हो, उनसे कोई जो डेथ हो जाती थी डिलीवरी के वक्त बच्चे की, माँ की, उसको रोकने के लिए, यानी कि मदर मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को इम्प्रूव करने के लिए योजना, उसको सपोर्ट करना है। एससी फैमिली की, एसटी फैमिलीज जो हैं, जो एससी एसटीज आते हैं या ओबीसीज है, उनको असिस्ट करने के लिए योजनाएं आई। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ आईसीडीएस पढ़ा होगा आपने, उसको, उस स्कीम को सब तक पहुंचाना है, ये प्रोग्राम्स लाएंगे। आंगनबाड़ी एक नई चीज लाई गई थी, उसको फंक्शनल करना था कि उसके हिसाब से गांव में जितने भी लोग हैं उन सबको वो आपको जो सुविधाएं सरकार की आ रही है बेसिक हेल्थ की, वो उन तक पहुंचे, उनके हेल्थ का रिकॉर्ड्स बने। अगर वहाँ उनके अंदर कुछ कमी हो रही है विटामिन ए की, या फिर उनकी कमी हो रही है आपको हीमोग्लोबिन की, या प्रेग्नेंट वुमेन है उनका आपको ध्यान रखना, उसके लिए सप्लीमेंट्स देना, उसके लिए उनको टू वे चैनल करना कि उनके रिपोर्ट जो है जो आपके हेल्थ सेंटर वहां तक पहुंचे, वहां से फिर उनको जो सुविधाएं है, जो उनके लिए सप्लीमेंट वो तक पहुंचाना है। रूरल एरियाज में आप देखे होंगे प्रधानमंत्री ग्राम स्वराज योजना इस तरह का चल रहा है, रोड्स बनाने वाला मामला वो चल रहा था। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जिसके तहत मोदी सरकार ने इसको एक्सटेंड किया और कहा कि इसके तहत जो है हम पूरे भारत को हमने वो कर दिया है, एक्टिफाई कर दिया, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इंश्योर करने के लिए। फिर एनर्जाइजिंग पंप योजना था, इसके तहत जो है वो सरकार ने एश्योर किया कि हर जगह आपको एनर्जी, एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरल आना चाहिए, दूसरे एग्रीकल्चर फील्ड में भी एनर्जी का सप्लाई होना चाहिए कि वहाँ जो लोगों को पटाने की चीजें हो तो वो कन्वेंशनल फ्यूल पे ना होके वो इलेक्ट्रिसिटी के रन थ्रू जो मोटर्स होते हैं उससे काम करें, और ज्यादा इजिली और कम खर्चे पे वो अपने खेतों को सिंचाई कर सके। रूरल बिजनेस हब्स इन पार्टनरशिप विद पंचायत के साथ कुछ बिजनेस हब्स बनाए जाएंगे इसको सरकार को लेके। क्विक एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस ग्राम न्यायालय से न्यायालय पंचायत। अब देखिएगा कि पंचायत लगते हैं, या फिर आपको कोर्ट जाके गांव में या पंचायत में, कोर्ट खुद चला जाता है गांव में, वहां लगता है आप लगा देगा वो, वहीं पे कोर्ट लग जाएगा। कुछ छोटे छोटी डिस्प्यूट को वहीं सॉल्व करने का सरकार की जो है वो योजनाएं हैं। इस तरह से बहुत सारे, जैसे पेंशन के मामले में कोई दिक्कत है या कोई और भी चीजें हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में देखिएगा आप, तालुका में कोर्ट्स छोटे छोटे लगते हैं जहाँ पे उनके मसले को सुल के वहीं पे गांव लोगों को मिला के और मसले को सॉल्व कर दिया जाए। बहुत सारे स्कैवेंजर होते हैं जो देखिएगा आपको चुनते रहते हैं खाना पीना आपके उसमें कचरे में आके, उनको रिहेबिलिट करने का, लैंड को फार्मिंग का, सोशल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जितने भी हैं, प्राइवेट जो लोग हैं, ओबीसी के लिए एजुकेशन में रिजर्वेशन, रूरल अर्बन एरियाज में स्पोर्ट्स को लेके आगे बढ़ना, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये सारी योजना इस 20 के अंदर आ जाती है। इसके तहत यही 20 पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं। और इसके बारे में जो एक फाइनल जो कह सकते हैं आप, जो वर्डिंग्स आप ला सकते हैं, इसके लिए एक
स्टेटमेंट होगा, द कटिंग एज ऑफ द प्लान फॉर द पुअर। गरीबों के लिए कटिंग एज होता है मतलब कि गेम चेंजिंग, गरीबों के लिए ये गेम चेंजिंग प्लान है जिसके तहत बहुत सारे काम हो चुके हैं। अब जो समाजी ताना बाना 20 साल पहले था वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। बहुत सारे लोगों को सरकार ने एम्पावर किया है। वोटिंग सिस्टम भी देखेंगे आप तो पहले लोग 40% से ज्यादा वोट नहीं कर पाते थे, डर से नहीं कर पाते थे, लोग उनको डरा के करते। आज ये पूरा चेंज हो गया। द स्ट्रक्चर 20 पॉइंट्स प्रोग्राम कंस्टिट्यूट द चार्टर ऑफ द कम्युनिटी सोशियो, यानी जो आपको सामाजिक और आर्थिक विकास है समाज का ग्रामीण लेवल पे, अर्बन स्लम्स में या देश में, इस 20 पॉइंट्स प्रोग्राम ने उसको जबरदस्त स्ट्रेंथन किया है। इसकी वजह से